एक बार आपका कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। आज हम लोग आगे की टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, आवेश की विधियां क्या हैं, हम वस्तुओं को आवेशित किस तरीके से कर सकते हैं, पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं विद्युत के आधार पर। इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हमने समझा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम के नियम को अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद इसे के फॉर्मूले को डेरिवेटेड करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि कूलाम का नियम है क्या। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में ये जाना है कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं, यदि हमारे पास दो आवेश हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। यदि हमारे पास दो आवेश हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन मार्क चला आ रहा है कि वो बल कितना लगता है, उस बल का वैल्यू कितना होगा। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर दिया कूलाम साहब ने कि भाई दो आवेशों के बीच एक बल लगता है, उस बल का वैल्यू कितना होगा। ये वाली बात बताई कूलाम साहब ने, और कई सारी बातों भी और भी डिस्कशन की। लेकिन मोटे तौर पर मेन बात क्या थी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। इस वाली बात को हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम में। तो मतलब मोटे तौर पे आप ये एक बात समझ पाए कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है कि आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उस बल का वैल्यू कितना होगा, इस वैल्यू के बारे में बताता है हमें कूलाम का नियम। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास सर दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मैं कुछ कह दे रहा हूं, R कह दिया मैंने। आपको ये पता है कि दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा, जिस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल दो तरीके का हो सकता है। अगर दोनों सेम है तो प्रतिकर्षण, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो आकर्षण। वो एक अलग पॉइंट है, वो हम पहले समझ चुके। अभी केवल हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वैद्युत बल, उस बल का वैल्यू कितना होगा। तो इस बल का वैल्यू देखने के लिए सर कूलाम साहब ने कई प्रैक्टिकल किए होंगे, कई प्रयोग किए होंगे। वो कैसे किए होंगे वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पर 2 कूलाम है, यहाँ पर 4 कूलाम है, बल का वैल्यू निकला। फिर हमने यहाँ पर 3 कूलाम लिया, यहाँ 5 कूलाम, मतलब आवेश का वैल्यू बढ़ाया। तो हमने यहाँ देखा फोर्स का भी वैल्यू बढ़ा। फोर्स का वैल्यू बढ़ा तो इसका मतलब वैद्युत बल जो है वो आवेशों पर निर्भर कर रहा है। मतलब अगर आप आवेश बढ़ाएंगे या घटा रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है और घट रहा है। एक और चीज़ देखी कि सर क्या फोर्स का वैल्यू इस डिस्टेंस पे भी निर्भर कर रहा है। तो देखा आवेशों को हमने पास रखा तो पास रखने पे देखा हाँ फोर्स ज़्यादा है, और दूर रखा आवेशों को तो हमने देखा हाँ फोर्स कम है। अर्थात वो एक अलग बात है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा कि पास रख रहे हैं तो वैल्यू कुछ नहीं कर रहा, दूर रख रहे हैं तो वैल्यू कुछ और निकल रहा है। तो इन चीज़ों से स्पष्ट होता है कि वैद्युत बल जो है वो आवेशों पर भी निर्भर करता है और इस डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। दो बातों को और समझाता हूँ मैं। दो बातें ये हैं कि यदि एक भौतिक राशि दूसरे के समानुपाती है तो इसका अर्थ क्या है, अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। और यदि एक भौतिक राशि दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका अर्थ क्या है। यदि A B के समानुपाती है, इसका अर्थ ये है कि अगर B का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो A का वैल्यू भी बढ़ेगा, और B का वैल्यू घटाएंगे तो A का वैल्यू भी घटेगा। इसका अर्थ ये है कि B अगर बढ़ाएंगे तो A घटेगा, और B यदि घटाएंगे तो A बढ़ेगा। तो दोनों का अर्थ आप समझ पाए। समानुपाती का मतलब एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, दूसरे बढ़ने पर पहला बढ़ेगा। और यहाँ उल्टा होता है, बढ़ाने पर घटेगा और घटाने पर बढ़ेगा। तो इसी बेसिस के आधार पर आप यहाँ चीज़ों को समझें कि सर मैंने आवेशों के वैल्यू को बढ़ाया तो यहाँ पर बल का वैल्यू बढ़ा, और आवेश के वैल्यू को डिक्रीज किया तो बल का वैल्यू घटा। तो इस बेसिस पर कूलाम साहब ने बताया कि भाई आवेश वैद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि आवेश आप बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, घटाएंगे तो बल घटेगा। तो दोनों आवेशों के जो वैल्यू है, परिमाण है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकाली कि दो आवेशों को जब मैंने पास रखा तो बल ज़्यादा निकला, और जब दो आवेशों को मैंने दूर ले गया तो वही वैल्यू क्या हो गया, वैद्युत बल का वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात स्पष्ट हुई। लेकिन फॉर्मूले को जब प्रूव्ड किया गया, जब प्रयोग किए गए, तो हमने देखा व्युत्क्रमानुपाती तो होता है लेकिन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात प्रयोग के आधार पर पता की कूलाम साहब ने। तो आप समझ पा रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि सर दोनों आवेशों के बीच जो बल है उसका वैल्यू कितना होता है, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उस बल का वैल्यू दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इन दोनों बातों को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डाल के और दोनों को बातों को क्या कर देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, संयुक्त करके लिखने पर। और जब आप दोनों इक्वेशनों को संयुक्त करके लिखेंगे तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना है r²। अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि इस प्रोपोर्शन को हटा के एक कांस्टेंट राशि k यूज़ करेंगे Q1 Q2 अपॉन r²। तो आप समझ पाए कि सर कूलाम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या निकला, r² निकला। ये k जो है वो यहाँ पर एक नियतांक है, और नियतांक है तो इसका एक फिक्स वैल्यू होगा, और इसका फिक्स वैल्यू है सर 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अभी इसके मात्रक के बारे में जान लेंगे, अगर जानना चाहे तो यहाँ से जान लेंगे। इसको इधर भेज दो तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी तो कूलाम स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट के का मान वैसे वैल्यू ये होता है, ये प्रयोगों द्वारा प्रूव किया गया है, प्रयोगों के द्वारा। अगर आप देखना चाहें तो सर इस के का वैल्यू अगर वैल्यू के पदों में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है, और इस चीज़ को इस फॉर्मूले में रखें तो सर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को समझे सर, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आगे की कंडीशन को समझते हैं सर। बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बन गए कि एप्सिलॉन 0 क्या है सर, तो एप्सिलॉन 0 को भी हम समझेंगे एप्सिलॉन 0 क्या है। अभी हम ये जान लेते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन जो r² फॉर्मूला जो बना, वो फॉर्मूला कब के लिए है, वो फॉर्मूला केवल तभी के लिए है जब इन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा, माध्यम मतलब क्या, वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, आप पानी भर सकते हो, कांच रख सकते हो, कागज रख सकते हो, ये माध्यम ही होंगे। अगर तो ये फॉर्मूला केवल तभी मान्य होगा जब इनके जो बीच में जो माध्यम होगा वो या तो वायु होगा और या फिर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब क्या है कि निर्वात होगा। तो अगर ये दोनों माध्यम है तो आप ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं सर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे r²। इस फॉर्मूले की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्या है, 9 है। तो हम ये समझ पाए कि सर ये फॉर्मूला केवल कब के लिए लाई करेगा, जब इनके बीच में वायु और निर्वात हो। अब हमारे माइंड में तुरंत एक प्रश्न आया कि सर वायु और निर्वात की जगह कोई दूसरा पदार्थ रख दिया या कोई दूसरा माध्यम रख दिया, फिर क्या कहेंगे। तो उस दूसरे माध्यम को रख दिया, जैसे कि हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में कोई माध्यम रख दिया, उस माध्यम का परावैद्युतांक जो हम रख रहे हैं, पदार्थ रख रहे हैं या जो माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक के क्या होता है यह भी हम जानेंगे। यदि उसका परावैद्युतांक k है तो यही फॉर्मूला होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे r², और यहाँ k यूज़ करेंगे। तो जब आप कोई माध्यम रख देंगे इनके बीच में जिसका परावैद्युतांक वैल्यू देता है, वैसे न्यूमेरिकल्स में और अलग अलग पदार्थों की अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की वैल्यू अलग अलग होती है k का मान, तो वो हम जानेंगे आगे की क्लास में। तो यहाँ पर हम जाने कि यदि वायु और निर्वात है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, और यदि इसके बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं परावैद्युतांक माध्यम में। अब आप जानें कि जैसे कि मेरे पास दो चुम्बक हैं और दो चुम्बक अभी फ्री हैं, मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है तो आराम से चिपक जाएंगे। और यदि इनके बीच में मैं कोई दूसरा माध्यम ले आऊँ, कोई दूसरी चीज़ ले आऊँ, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उस बल के वैल्यू पर इफेक्ट पड़ सकता है, वो बल कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम देखना चाहें कि आवेशों के बीच में जब कुछ नहीं था तो फॉर्मूला ये था। अच्छा, इनके बीच में कोई मैंने माध्यम रख दिया, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या व्यक्त करता है, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक यही चीज़ को इफेक्ट करता है कि सर जो हम माध्यम रख रहे हैं उस माध्यम से इस बल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही परावैद्युतांक होता है। उसके वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बल ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसका वैल्यू कम है तो बल कम इफेक्ट होगा। तो एक बात हम समझे कि हमने नीचे ही क्यों लिखा, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम रखने पर बल का वैल्यू घट जाता है, इस वजह से हमने इस के को नीचे लगाया। तो आप इस क्लास में ये समझे सर कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम ने क्या बताया, और कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के वैल्यू के बारे में बताया, फॉर्मूले के बारे में बताया, जो हम जाने कि यदि वायु और निर्वात है तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे r² होगा। यदि आप कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दें तो फॉर्मूला ये होगा। परावैद्युतांक माध्यम क्या है, तो पदार्थ रखने पर या माध्यम रखने पर जो उनके बल पर इफेक्ट डालता है
वो वैल्यू ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। एक तरीके से हम इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि सर ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और समझेंगे आगे। एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। वायु और निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। अर्थात वायु और निर्वात में, ठीक है, वैद्युत बल पर क्या इफेक्ट डालने की जो क्षमता है उसे वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई आपसे यहाँ पूछे कि सर एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर वायु और निर्वात की जो वैद्युतशीलता है इसका मात्रक क्या है। तो मात्रक किससे जानेंगे सर, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F क्या है सर, बल का मात्रक न्यूटन। 1/4 पाई ये क्वेश्चन राशि है। एप्सिलॉन जीरो का आपको मात्रक चाहिए। Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ये भी आवेश तो कूलाम स्क्वायर कह सकते हैं सीधा सीधा। और अपॉन R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो आप समझ पाए होंगे सर, मात्रक निकालना भी बहुत सरल सी बात होती है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मूले से सीधा सीधा निकालें, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये क्वेश्चन राशि, इसका आपको मात्रक चाहिए। आवेश का मात्रक मैं फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, कूलाम, कूलाम कूलाम स्क्वायर। डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से देख सकते हैं सर, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। विमा जानना चाहें तो विमा भी बड़ी सरल सी बात है, विमा को देख लेते हैं एक बार। तो विमा क्या होती है, न्यूटन की विमा आप जानें तो न्यूटन की विमा होती है सर, कुछ गलत लिख गया, हाँ कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा। एप्सिलॉन जीरो इधर पहुँचेगा और न्यूटन इधर आएगा, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, उसके लिए सॉरी थोड़ा। अच्छा, अब विमा के बारे में जान लेते हैं सर। कूलाम आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, तो AT स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। न्यूटन बल, बल की विमा होती है mL/-2। मीटर, मीटर दूरी है, दूरी की विमा होती है L, तो L स्क्वायर। अब आप इससे सॉर्ट आउट कर लो, m की घात यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1, L एक घात इधर 2 इधर, तो L की पावर -3, T/-2 ऊपर पहुँच के प्लस और 2 इधर, तो कितना हो जाएगा 4, और A स्क्वायर जैसे का तैसा। तो आप ये समझ पाए सर एप्सिलॉन जीरो क्या है, वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु और निर्वात विद्युत बल पर क्या इफेक्ट डालता है, वही वैद्युतशीलता होती है उनकी। वायु और निर्वात विद्युत बल के जो मीडियम का काम कर रहा है, वो इन दोनों के बीच में विद्युत बल पर क्या इफेक्ट डालेगा। मात्रक क्या है, तो फॉर्मूले समझ जाना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मोस्ट स्टूडेंट है, पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। विमा क्या है, तो यहीं से हमने जानी, इसकी AT स्क्वायर है, और सॉर्ट आउट कर लिया उसे, तो m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर। तो ये चीज़ें हम जान पाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अच्छी सी बातों को जानते हैं। अभी तक आपने देखा कि सर मेरे पास एप्सिलॉन जीरो हमने समझा, लेकिन एप्सिलॉन मेरे पास 3 बातें होती हैं, 3 होते हैं एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन जीरो, एक एप्सिलॉन R। और ये तीनों कहीं लिखी आ जाए तो आप बड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सर ने तो एक ही बताया था, एप्सिलॉन नॉट या जीरो। इसे जीरो कह दो या नॉट कह दो, मैं यहाँ लिखे देता हूँ कि चूँकि फर्स्ट टाइम है, शायद आप ध्यान ना रख पाओ। एप्सिलॉन जीरो या नॉट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये हो तो इसका अर्थ क्या है, और ये हो तो इसका अर्थ क्या है। एक और मैं बात बता दूं कि सर ये आप एप्सिलॉन R को K भी कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं, ध्यान रहना चाहिए। ये क्या है, तो सर ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। अर्थात समझना चाहो वैद्युतशीलता, अर्थात समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, सर मेरे पास दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश के बीच में कोई माध्यम होगा, उस माध्यम की वैद्युतशीलता, अर्थात वो कितना इफेक्ट डालेगा। तो सीधा सीधा माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो अभी समझ सके हैं कि दोनों के बीच में अगर माध्यम का कार्य कौन कर रहा हो, वायु या निर्वात, तो उस वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। तो आप समझ पा रहे हैं भिन्नता है इसमें, वैद्युतशीलता। तो अगर एप्सिलॉन जीरो है अकेला तो समझ जाएं उस बीच में कोई माध्यम है, उसकी वैद्युतशीलता जानना चाह रहा
कितना इफेक्ट डालता है, और एप्सिलॉन 0 तो इसका मतलब वायु निर्वात है 100%। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे परावैद्युतांक के बराबरी कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का भी अर्थ आप जानेंगे। आपेक्षिक का मतलब हमेशा होता है कि सर एक की तुलना दूसरे से कराना, तो यहाँ भी वही मतलब होगा। अच्छा, तो आप ये समझे कि एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, और आपेक्षिक वैद्युतशीलता अभी जानेंगे थोड़ी देर में क्या है। इन दोनों में संबंध भी जान लेते हैं, इन तीनों में क्या होता है संबंध। जैसा कि आप सोचें कि सर दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, r²। अगर मैं ये कह दूं, चलो मान लो अभी बल F1 है, अभी मैं ये कह दूं कि सर यहीं पर कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, K और Q1 Q2 अपॉन r²। और इन दोनों का मैं आपस में भाग लगा दूं तो यही हो जाएगा F1 अपॉन F2 बराबर ये वाली वैल्यू से ये वाली और ये से ये, तो K कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो एक नया संबंध निकल के आ गया कि सर F1 अपॉन F2 बराबर K। F1 मतलब वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और F2 मतलब जब उनके बीच में कोई माध्यम रख दिया K परावैद्युतांक का, तब उनके बीच लगने वाला बल। तो कभी कभार यहाँ से प्रश्न एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर वायु में दो आवेशों के बीच बल 80 लग रहा है, मान लो 80 लग रहा है, और जब हम कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें 6 न्यूटन 6 या 5 का जो भी रख दें, तो बल कितना लगेगा। तो आप इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ें। अब भी एक बात और मैं यहाँ से समझा दूँ। देखो, मैंने ये कहा कि सर वायु निर्वात था तब एप्सिलॉन 0, और जब दोनों आवेशों के बीच में हम कोई ऐसा माध्यम रख दें जिसका परावैद्युतांक K हो, तो फॉर्मूला ये काम करेगा। इसकी जगह हम डायरेक्टली एप्सिलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एप्सिलॉन का प्रयोग क्यों कर सकते हैं, चूंकि हमने पढ़ा है कि माध्यम की सीधी सीधी वैद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन। तो हम क्यों एप्सिलॉन 0 का प्रयोग करें, हम सीधा सीधा कह सकते हैं सर ये एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एप्सिलॉन 0 का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो K का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि K परावैद्युतांक रखना पड़ेगा। और यदि आप इन दोनों को हटा के एप्सिलॉन 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन ही होती है। तो आप एक बात समझ पाए कि सर एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन 0 K का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही एक संबंध निकल आया कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 K। तो कभी कभार आपसे अगर ये पूछ ले कि सर मेरे पास कोई एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, अच्छा उसका परावैद्युतांक K है, तो बताओ उसकी वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो आप तुरंत लगा सकते हैं सर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है, मैंने अभी नहीं निकलवाई तो निकलवा दूंगा उसे। अच्छा, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है और K का मान तो मैंने बताया 6, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो तुरंत आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और बात, अगर आप K बराबर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, मैंने बताया था K का मान किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन R के, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम ये समझ पाए कि सर तीनों की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। तो यहाँ एप्सिलॉन R का मतलब क्या है, तो एप्सिलॉन R का मतलब है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मैंने अर्थ आपको बताया है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता का अर्थ ये होता है कि एक की तुलना दूसरे से कराना। अब यहाँ पर वायु निर्वात की तुलना मुझे करानी है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता की तुलना किसी माध्यम की वैद्युतशीलता से कराई, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो आप समझ पाए होंगे, इनमें संबंध समझ पाए होंगे। अब एक बात और समझ लेते हैं सर कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 और पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹। जब आप मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे, अच्छे से आप गुणा भाग जानते होंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी 8.85 × 10⁻⁻12। आप मात्रक समझ चुके, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये समझे कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या बताता है, उसके फॉर्मूले के बारे में समझे, परावैद्युतांक के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हमने ली, एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R में कई सारे हम संबंध अच्छी तरीके से जाने। इसी तरीके से आगे के टॉपिकों को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू।